जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के द्वारा जो 18 प्रश्नों की प्रश्नावली दी गई है, जिसके ऊपर फीडबैक मांगा गया है और फीडबैक भी मांगा है जो वेतन आयोग से प्रभावित होते हैं उनसे, और जो प्रभावित नहीं होते हैं उन सभी से, यानी सभी नागरिकों से फीडबैक मांगा गया है। और उससे कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिससे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी, चाहे वह रेलवे के हो, सुरक्षा कर्मी हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, पोस्टल विभाग के हो या गृह मंत्रालय के हो, सभी चिंतित हैं। उनमें से आज मैं 2 प्रश्न आपके समक्ष ले आया हूँ, और वो प्रश्न और उनसे जुड़ी हुई सरकार की पिछले 1 डेढ़ साल की जो गतिविधियाँ हैं, वह और शंका पैदा करती है। तो क्या है वह प्रश्न, क्या है वह शंका और क्यों केंद्रीय कर्मचारी चिंतित है? आइए देखते हैं एक-एक करके। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 18 प्रश्न हैं, मैं आपके लिए यहाँ ले आया हूँ, और ये सभी प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। यह प्रश्न आपको मिल गए होंगे अभी तक। अगर नहीं मिले हैं तो आप 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर ये सारे प्रश्न उपलब्ध है, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएँगे। अब मैं वह 2 प्रश्न आपके समक्ष लाता हूँ, जिसके ऊपर आज यह विषय है। तो साथियों, देखिए, जो प्रश्नावली है, उसका प्रश्न संख्या 11 है। यह उसका हिंदी रूपांतरण है, जिसके मुताबिक अगर हम बात करें जनवरी 2014 में, जहां पर केंद्रीय कर्मचारियों की जो संख्या थी 47 लाख, और अगर उनके पेंशनर्स की बात करें तो पेंशनर्स की संख्या थी 52 लाख, और जिसके अंदर सारे आर्म्ड फोर्सेस के सैनिक, अर्धसैनिक, रेलवे सभी सम्मिलित है। और ठीक 12 साल बाद 2025-26 में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनकी संख्या 47 लाख से बढ़कर 50 लाख और 52 लाख से बढ़कर पेंशनर्स की संख्या हो गई है 70 लाख। तो हम यहाँ देखते हैं कि संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर वेतन आयोग यह जानना चाहता है कि सरकार वह क्या-क्या कदम उठा सकती है, जिससे कर्मचारियों के पे और पेंशन और सरकार के बजट का आपस में संतुलन बना रहे। यह क्वेश्चन सरकार प्रेस लेकर आई है आपके समक्ष, और यह जानना चाहती है कि क्वेश्चन नंबर 16 यह हिंदी में है। अब यह देखिए यहाँ क्या कहा गया है। देश में सेवारत सैन्य कर्मियों की तुलना में पेंशन पाने वाले सैन्य कर्मियों की संख्या ज़्यादा है, यानी 2025-26 में कितनी संख्या है यह बताया गया है, ज़्यादा है। और यहाँ पर रक्षा पेंशन का जो खर्च है, रक्षा वेतन और भत्ते, यानी सर्विस में जो आज सैलरी ले रहे हैं, उनके जो अलाउंसेस हैं, उनसे ज़्यादा पेंशनर्स को खर्च हो रहा है। पेंशनर्स को पेंशन के रूप में पैसा ज़्यादा मिल रहा है, और रक्षा बजट में ही यह पैसा जाता है। जब यह पैसा यहाँ इतनी खर्च हो रहा है, तो इसका असर कहाँ-कहाँ पर पड़ रहा है? हथियार खरीदने पर, रख-रखाव पर, आधुनिकीकरण पर। इसलिए रक्षा मानव शक्ति की जो लागत है और पेंशन बिल की जो वृद्धि है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए क्या सुझाव है, वह मांगे गए हैं। तो यहाँ पर सीधा सवाल यह आ रहा है कि जो आपकी सैलरी है और जो आपके पेंशन है, उस पर जो खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उसकी बदौलत रक्षा बजट में हथियार, अम्युनिशन, एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए, उस सब के लिए बजट कम बच रहा है। तो इसको कैसे संतुलित किया जाए, यह सुझाव मांगा है यहाँ पर। तो साथियों, यह प्रश्नावली तो आज वेतन आयोग ने आपके समक्ष रखी है, लेकिन आपको यह याद होगा 1 फरवरी 2025 को जब बजट पेश किया गया था, तो उस समय फाइनेंस बिल 2025 सरकार ने रखा था, और उस बिल के अंदर यह प्रोविजन था कि गवर्नमेंट डेट ऑफ रिटायरमेंट के हिसाब से पेंशनर्स की पेंशन को अलग-अलग दे सकती है। इसका बड़ा विरोध हुआ, और कांग्रेस के केरल से सांसद श्री वेणुगोपाल जी ने यह मुद्दा संसद में उठाया, और संसद के बाहर जो कर्मचारियों के संगठन हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। तो इस बड़े विरोध के बाद वित्त मंत्री जी की तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि ऐसा नहीं है, जितने भी पेंशनभोगी है उन सबको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। लेकिन सवाल बड़ा है कि सरकार ने इस फाइनेंस बिल 2025 के जरिए यह पावर अपने पास लेकर रख ली, और उसी समय आपको याद होगा सोशल मीडिया में एक खबर चली थी कि पेंशनभोगियों को जो हर 6 महीने में डीआर और डीए महंगाई राहत मिलती है, उसकी सरकार रोकने जा रही है। अब यह पेंशनभोगियों को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हो,
फाइनेंस बिल को लेकर जो बड़ा विरोध हुआ था, उसके चलते सरकार ने उसका खंडन किया और कहा कि यह सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। साथियों, सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से ऐसा लगा कि पेंशनर्स का मसला सुलझ गया है, लेकिन यह भ्रम पेंशनर्स का तब टूटा जब 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के टीओआर जारी किया गया, जो टर्म ऑफ रेफरेंस कहा जाता है, और इसके अंदर पेंशन और पेंशन रिवीजन का जिक्र भी नहीं किया गया। और टीओआर में यह मेंशन किया गया है कि जिनकी पेंशन नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है, वेतन आयोग उनकी ग्रेजुटी और पेंशन बेनिफिट पर गौर करे, क्योंकि उनकी पेंशन अनफंडेड है और सरकार के पास इसके लिए अलग से कोई फंड नहीं है। और साथियों, इसके खिलाफ तमाम पेंशनर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने यह आवाज़ उठाई कि सरकार टीओआर से कंट्रीब्यूटरी और अनफंडेड सबको डिलीट करे, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। तो साथियों, इन्हीं सब कारणों की वजह से इस पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अब सरकार ने वेतन आयोग के माध्यम से जो 18 प्रश्नों की यह प्रश्नावली खड़ी की है और जिसमें क्वेश्चनियर नंबर 11 और 16 में फीडबैक मांगा है, सरकार वेतन आयोग के माध्यम से यहाँ कुछ करना चाहती है। अब क्या कर सकती है, क्या होगा, यह तो वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो होगा। तो साथियों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार फाइनेंस बिल 2025 में जो प्रोविजन रखा था कि डेट ऑफ रिटायरमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट पेंशन अलग अलग दे सकती है, अब वह कानून तो बन चुकी है, वह संसद से पारित भी हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऐसा कुछ होता है तो कोर्ट भी आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि पॉलिसी बनाना सरकार का काम है और सरकार वह पॉलिसी बना चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ मैं सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े ही ऐतिहासिक कोर्ट केस का हवाला दूंगा, जहाँ पर 17 नवंबर 1982 को डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एक फैसला आया था। और फैसला क्यों आया था, यह केस क्यों चला, पहले मैं इसकी बात करता हूँ। 1979 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी जी ने एक पेंशन रिवीजन ऑर्डर निकाला और उसमें कहा कि इस रिवीजन से पहले 1979 से पूर्व के जितने भी पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन पर इसका असर नहीं पड़ेगा, यानी कि पेंशनर्स को 2 अलग अलग पेंशन मिलेंगी। 1979 के पूर्व वालों को अलग उनकी पेंशन का रिवीजन होगा और 1979 के बाद के पेंशनर्स का रिवीजन होके उनकी पेंशन बढ़ेगी। तो उस केस में फैसले में यह कहा गया कि पेंशन सरकार के द्वारा कोई मेहरबानी नहीं है, कोई दान नहीं है, कोई चैरिटी भी नहीं है, वो एक डिफर्ड वेज है जो कि पेंशनरों ने अपनी सालों की कड़ी मेहनत से कमाई है। उस फैसले के बाद आज तक आपको सही सलामत पेंशन मिल रही है और उसी तारीख को, जिस दिन उसका वर्डिक्ट आया था, 17 दिसंबर को ऑल इंडिया में पेंशनर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों, अगर हम सरकार के बजट की ओर चिंता की बात करें तो इसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। सरकार चाहे तो उन विकल्पों को अपना सकती है। मैंने अपने फीडबैक दे दिया है, मैंने अपने फीडबैक में इनको मेंशन किया है। अगर सरकार चाहे तो 40 साल जो एक पेंशनर को पेंशन देती है, उसे घटा के 10 या 15 साल कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए, एक सोल्जर जो 35 से 36 साल की एज में रिटायर्ड हो जाता है, अगर वो 70 से 75 साल जीता है तो वह 40 साल तक पेंशन लेता है। अगर वही सोल्जर 60 साल के बाद रिटायर हो तो वह पेंशन 10 से 15 साल ही हो जाती है, क्योंकि सेना को जवान रखना ही है, इसलिए सोल्जर को रिटायरमेंट टाइम पे भेजा जाता है। सेना को यंग रखने के लिए अब वो सोल्जर बाहर आने के बाद कहीं सिक्योरिटी की ड्यूटी देखता है, कभी कहीं इस दरवाजे भटकता है तो कहीं उस दरवाजे। गवर्नमेंट उस सोल्जर को सीएपीएफ में कहीं नौकरी दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जहां 60 साल तक लोग नौकरी करते हैं, वहां पर उनको ऑब्जर्व कर सकती है। अगर ऐसा करती है तो जितने भी जवान, चाहे वह प्री मेचर रिटायरमेंट आते हो या सरकार उनके सर्विस के हिसाब से उनका रिटायरमेंट भेज देती है, तो अगर वह 60 साल तक के लिए कहीं जॉब में लगा दिए जाते हैं तो वहाँ पर 40 साल की बजाय उनको मात्र 10 से 15 साल तक पेंशन देनी पड़ेगी, क्योंकि 70 से 75 साल से ज़्यादा जीता ही कौन है। और अगर सर्विस की सैलरी की बात की जाए कि उसकी सैलरी को कैसे कम किया जाए,
तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जहाँ आज 10 आदमियों की ज़रूरत है, मशीनरी का युग आ गया है, वहाँ पर क्या 10 आदमियों को रखना ज़रूरी है? जितनों की ज़रूरत है उतने रखे जाएँ, वह मैन पावर घटाई जा सकती है। और इसके ऊपर बहुत सारे अगर आप फीडबैक लोगों, समाज से लेंगे, बुद्धिजीवियों से लेंगे, तो इसके लिए और बहुत सारे विकल्प भी निकल कर सामने आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा समय लगेगा और पैनल के पास इतना समय होगा नहीं। उसके पास सिर्फ 18 महीने का गवर्नमेंट ने समय दिया है, जिसमें से ऑलरेडी लगभग 4 महीने निकल चुके हैं। अभी तक वेतन आयोग के पूरे एम्प्लॉयी भी नहीं मिले हैं। तो इस शॉर्ट पीरियड में जब वेतन आयोग को सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि इस कदम काम करें, इस पर काम करें और अपना रिकमेंडेशन दें, तो उसे कुछ न कुछ तो रिकमेंडेशन देना ही होगा। अब वह क्या हो सकता है, यह तो वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि यह जो प्रश्नावली है, इसको सीरियसली लें और आप लोग भी फीडबैक जाकर ज़रूर दें। तो यह थी जानकारी प्रश्नावली के क्वेश्चनेयर नंबर 11 और 16 के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें कि ऐसी जानकारी आपको समय-समय पर मिलती रहे। और आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।